हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको अंग्रेजी शुरू से सिखा रहा हूँ। ये बेसिक इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर है। आपको नोटबुक में सारे कंसेप्ट नोट करना है और दिस इज़ माय पर्सनल गारंटी, आप 100% अंग्रेजी सीखेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजी समझेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश के अंदर सबसे पहले जो हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं वो पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हिंदी मतलब होता है इसका कर्ता। अब कर्ता यानी हुआ कि जो कार्य करे, यानी किसी वाक्य में काम करने वाला जो होगा, डूअर यानी करने वाला जो होगा, उसे हम कर्ता बोलेंगे। अंग्रेजी में आप इसे कह सकते हैं वर्क इज डन बाय समवन और समबडी कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे हम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली सब्जेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। मेनली सब्जेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला डायरेक्ट सब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। डायरेक्ट सब्जेक्ट में हमें पता चलता है कि काम करने वाला कौन है, यानी प्रत्यक्ष रूप से हम पता कर लेते हैं कि काम करने वाला कौन है। इजिली आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं, जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी या फिर किसी का नाम, नेम, ये आपका है डायरेक्ट सब्जेक्ट। अगर आप बात करें इनडायरेक्ट सब्जेक्ट का, तो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में पता नहीं चलता है कि सब्जेक्ट आखिर कौन है। तो इस तरीके से होता है, जैसे दिस, दैट। तो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है दिस, दैट, दिस, दोज, इट, हेयर, देयर। तो ये है इनडायरेक्ट सब्जेक्ट और ये है आपके डायरेक्ट सब्जेक्ट। तो यहां जो है सो सब्जेक्ट का रोल हो जाता है खत्म। सब्जेक्ट यानी इतना ही है, इसके अलावा सब्जेक्ट को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट यानी कर्ता जो कार्य करे। डेफिनेशन है वर्क इज डन बाय समवन और समबडी कॉल्ड सब्जेक्ट। मेनली सब्जेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। मुख्य रूप से सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट सब्जेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर्ता, जो कि आई, मैं, यू, तुम या आप, वी, हम या हम लोग, दे यानी वे लोग, ही यानी वह पुरुष के लिए, मेल के लिए यूज किया जाता है, शी यानी वह फीमेल के लिए यूज किया जाता है, नेम किसी का भी नाम हो सकता है। ये डायरेक्ट सब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट की अगर बात करें तो दिस, दैट, दीज, दोज, इट, हेयर, देयर, ये सब क्या है? आपके इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। इसके आगे पढ़ते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हिंदी मतलब हुआ सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ये किसकी मदद करेगा? तो वाक्य में सेंटेंस को प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए हमें इन हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। वो क्या है? तो डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड और भी है। तो ये आपके हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। इसे एक्शन वर्ड या फिर वर्ड ऑफ एक्शन बोलते हैं, यानी ऑल एक्शन वर्ड्स आर मेन वर्ब। ऐसा शब्द जिसमें एक्शन हो, एक्शन यानी क्रिया, क्रिया यानी किसी कार्य का होना मुख्य क्रिया कहलाता है। हिंदी में इसका परिभाषा है किसी कार्य का होना मुख्य क्रिया कहलाता है। अब हम देखते हैं इसकी पहचान। मुख्य क्रिया की पहचान क्या होगा? तो पहचान ऐसा है कि हिंदी का कोई भी शब्द जिसके अंत में ना लगाने से उसका कुछ मतलब निकले, यानी हिंदी का कोई भी शब्द जिसके अंत में ना लगा देने से उसका कुछ मतलब निकल रहा हो, वो सारे के सारे आपके मुख्य क्रिया होंगे। कैसे? तो जैसे आना, जाना, खाना, पीना, ये सब जितने भी आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, जीतना, हारना, खेलना, कूदना, ये सारे के सारे मेन वर्ब है, यानी मुख्य क्रिया है आपका। और अंग्रेजी में इसे कैसे पहचानेंगे? तो अंग्रेजी का कोई भी शब्द जिसके लास्ट में आईएनजी लगाने से उसका कुछ मतलब निकल रहा हो, वो आपका मेन वर्ब होगा। कैसे? तो अगर ये प्ले है तो प्ले में आईएनजी लग सकता है। यस, प्ले में आईएनजी लग सकता है, तो ये आपके मेन वर्ब है। अब कोई कहेगा प्ले क्रिकेट, तो क्या क्रिकेट में आईएनजी लग सकता है? तो नहीं, क्रिकेटिंग नहीं लग सकता है, क्रिकेटिंग नहीं होगा। जैसे हमने बोला कि ड्राइव अ कार, तो ड्राइव अ कार, तो ड्राइव में आईएनजी लग सकता है, ये हो गया ड्राइविंग, ये मेन वर्ब हो सकता है। पर कोई कहेगा कार में आईएनजी लगा करके इसे कोई बोले कारिंग, तो कारिंग नहीं हो सकता है। तो अंग्रेजी का कोई भी शब्द जिसके लास्ट में आईएनजी लगा देंगे और उसका कोई मतलब अगर निकल रहा हो तो वह मेन वर्ब कहलाएगा। इज इट ऑल ओके? समझ गए आप? अब देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म।
जिस विषय के ऊपर कोई कार्य किया जाए, जिस विषय के ऊपर कोई कार्य किया जाए उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओवर व्हिच एनी वर्क एनी एक्शन इज परफॉर्म्ड, यानी किसी भी चीज के ऊपर कोई काम किया जाए। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। मैंने बोला प्ले क्रिकेट, तो प्ले क्रिकेट, प्ले मतलब होता है खेलना, ये हो गया आपका मेन वर्ब। लेकिन क्या खेलना, तो क्रिकेट, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रिकेट के ऊपर, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने बोला राइट अ लेटर, राइट मतलब हुआ लिखना, और जिसमें ना लग गया वो मेन वर्ब होता है, या राइटिंग आईएनजी लगा करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आपके होंगे मेन वर्ब। क्या लिखना, तो लेटर लिखना, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। यानी जिस विषय के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसे हमने मेन वर्ब कहना है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम सीखेंगे किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना। कैसा भी वाक्य है आप आसानी से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, तो जो बेस्ट ट्रिक है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। अभी आपके बोर्ड पे 2 सेंटेंस लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस है ही कैन स्पीक इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी बोल सकता है। दूसरा सेंटेंस है कि दे विल प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलेंगे। अब 2 वाक्य हैं, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आसानी से कैसे पहचानेंगे, तो ये देखिए। सबसे पहले आपको मेन वर्ब पहचानना है। मुख्य क्रिया पहचानने का नियम हमने अभी आपको बताया है। मुख्य क्रिया कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी का कोई भी शब्द जिसके अंत में ना लगा दीजिए तो वो मेन वर्ब होगा, उसका कुछ मतलब भी निकलना चाहिए, जैसे कि आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रहना, इस तरीके से। और अंग्रेजी का कोई भी शब्द, एनी वर्ड जिसके लास्ट में आईएनजी लगाने से उसका मतलब निकल रहा हो तो वो आपका मेन वर्ब कहलाएगा। तो पहले आपको मेन वर्ब आइडेंटिफाई करना है। कैसे, अब देखिए ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो ही में आईएनजी लगा दीजिए। हीइंग नाम का कोई शब्द नहीं होता तो मेन वर्ब नहीं है। कैन में आईएनजी लगा दीजिए, कैनिंग ये भी कोई शब्द नहीं है तो ये भी मेन वर्ब नहीं है। स्पीक में आईएनजी लगाई, स्पीकिंग, यस इसका मतलब निकल रहा है तो ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। तो स्पीक को यहां रख दीजिए, स्पीक, और पूछिए हु स्पीक, यानी कौन बोल सकता है। हु स्पीक, कौन बोल सकता है, तो वह बोल सकता है, यानी ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो आसानी से आपने यहां समझ गए कि ये जो है ही क्या है, सब्जेक्ट है। समझ में आ गया। अब आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि स्पीक मेन वर्ब है तो यहां आप इसको पुट कर दीजिए स्पीक, और पूछिए व्हाट स्पीक, क्या बोल सकता है, तो अंग्रेजी बोल सकता है। वाक्य में क्या है, अंग्रेजी बोल सकता है। अब ये है ऑब्जेक्ट आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी मेन वर्ब को पहचान लेने से आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आसानी से पहचान लेंगे। अब दूसरा वाक्य के ऊपर हम काम करेंगे। देखिए यहां है दे विल प्ले क्रिकेट, इसमें मेन वर्ब क्या है, तो दे में आईएनजी, देइंग ये नाम का कोई शब्द नहीं होता है। विल में आईएनजी तो लगता है विलिंग, लेकिन यहां विल इतना आसानी से पता चल रहा है कि विल एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो कि ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है। तो ये कभी भी मेन वर्ब का काम यहां नहीं करेगा इस वाक्य में। ठीक है, अब है यहां प्ले, तो प्ले में आईएनजी लगा दीजिए तो हो जाएगा प्लेइंग। तो प्लेइंग जैसे ही आईएनजी लगाने से उसका मतलब निकल रहा है मेन वर्ब होगा, तो मेन वर्ब के जगह पे हमने डाल देना है प्ले। अब यहां प्ले पुट कर दिए, पूछना है हु प्ले, कौन खेलेगा, तो हमने बोलना है कि दे प्ले, यानी वे लोग। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। आसानी से आपने सब्जेक्ट पहचान लिया। अब यही प्ले को हमने यहां पुट कर देना है और पूछना है व्हाट प्ले, क्या खेलेगा, तो भैया क्रिकेट खेलेगा। तो ये हो गया क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेन वर्ब पहचानने से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप आसानी से पहचान लेंगे। अभी मैंने आपको 4 चीजें पढ़ाया है। पहला सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब और चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं और क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। इन 4 चीज़ों को पढ़ा करके हमें कितना चीज़ मिला है, तो देखिए 10 कैसे, 4 3 7 2 9 और 1 10। अब ये तो कमाल हो गया। 4 चीज लगाओ 4 और पाओ 10, तो ऐसा तो हर कोई कर सकता है। यस, एजुकेशन एक ऐसा ही चीज है, शिक्षा ऐसा चीज है, लगाओ कम मिलेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ये नॉलेज की बात है, इसकी कोई कीमत होती नहीं है एक्चुअली। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इन सभी को मिला करके बन जाता है फॉर्मूला। यानी
इस फॉर्मूले की मदद से दुनिया का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। कोई भी कितना भी बड़ा सेंटेंस है, फॉर्मूला यही है, यही फॉर्मूला है। अब वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली वी विल लर्न, हम बात करेंगे कि सीखेंगे कैसे होगा। अभी एक साथ देखिए, नथिंग कैन हैपन इन वन फेल स्वीप, एक झटके में कुछ नहीं हो सकता है। लीगल सिस्टम टेक सम टाइम। अब देखिए कि यहाँ सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी कुछ भी हो सकता है, मेन वर्ब भी कुछ भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट भी कुछ भी हो सकता है। देखिए सब्जेक्ट यहाँ मान लीजिए आई हो सकता है, वी हो सकता है, ही हो सकता है, शी भी हम यहाँ लगा सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कैन लिख सकते हैं, शुड लिख सकते हैं, वॉज लिख सकते हैं, वर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, जो मेन वर्ब है इसके फॉर्म होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इस तरीके से। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, राइट। तो इस तरीके से हमने ये चीज देखा है। जो पहली सीढ़ी है वो ये है कि आपको यहाँ तक आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इन सभी को मिलाकर के एक फॉर्मूला बनता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।